प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अभी बहुत सारी ख़बरें जो हैं आपको लेबनान के हवाले से आज सारा दिन देखने में मिली होंगी कि वहाँ पेजर एक छोटी सी डिवाइस पाकिस्तान में भी पहले इस्तेमाल होती थी, ये मोबाइल फ़ोन आम होने से पहले, तो उस पेजर्स के ज़रिए मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। तो लेबनान के अंदर आज कोई एक ही वक्त में 2,500 के करीब वो पेजर फटे, जिसके मतलब अभी तक की इतलात ये हैं कि उसको हिज़्बुल्लाह को टारगेट करने के लिए जब वो उन्होंने फ़ैसला किया कि हम ये स्मार्टफोन जिसके ऊपर स्पाइस एजेंसीज़ या जो इसराइली इंटेलिजेंस है वो उसको आसानी से ट्रैक कर सकती थी उनकी मूवमेंट, तो वो पेजर्स इस्तेमाल करने शुरू कर दिए जिनको ट्रैक करना मुश्किल था। तो उन्होंने पेजर जब ख़रीदने शुरू किए तो पेजर के अंदर उन्होंने कुछ ऐसा धमाका खेज़ मवाद उसकी बैटरी के साथ मुंसलिक करके वो बेचे इन लोगों को, जब उसको रिमोटली वो हीटअप करते हैं बैटरी को तो वो ब्लास्ट कर जाता है, जिससे आज 10 के करीब अफराद जो हैं उन धमाकों की नज़र हुए हैं, जिसमें एक 8 साल की बच्ची भी शामिल है। ये दिन में हुआ। अभी से थोड़ी देर पहले वॉकी टॉकीज़ जो आम इस्तेमाल की होती हैं, वहाँ जनाजा हो रहा था उन लोगों की जिनकी सुबह शहादत हुई, तो उनके जनाजे के अंदर वो वॉकी टॉकीज़ दोबारा ब्लास्ट की गई। इन आम तौर पर ख्याल यही है कि इन धमाकों के पीछे भी इसराइली इंटेलिजेंस का दखल है। तो इसके साथ ही एक जुड़ी खबर आज पाकिस्तान के इलाके स्वात की है। ये मॉडर्न वॉरफेयर है और टेररिज्म की जब इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हों तो उसके ऊपर नज़र रख के अपने आप को तैयार रखना चाहिए, वेल इक्विप्ड रखना चाहिए। पाकिस्तानी खबर स्वात के इलाके की ये थी कि ये जो दहशतगर्द हैं ये पबजी गेम को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बड़ी अहम खबर थी मेरे लिए, क्योंकि वो इलाका है जहाँ पाकिस्तानी सिविलियन भी शहीद हो रहे हैं, पाकिस्तानी पुलिस के जवान भी शहीद हो रहे हैं और पाकिस्तानी फ़ौज के बेटे सरहदों पे भी कुर्बानी दे रहे हैं और उन इलाकों पे भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। तो हमने वहाँ पुलिस के DPO एंड डॉक्टर ज़ाहिदुल्लाह उनको दावत दी है कि वो हमें ज्वाइन करें और इस पर अपडेट करें। डॉक्टर ज़ाहिदुल्लाह साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सर ये पबजी, ये बच्चे सुनते थे कि गेम खेलते खेलते उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, मैं बहुत वाकिफ़ नहीं हूँ ये गेम कैसे खेली जाती है, लेकिन दहशतगर्द इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? जी बिल्कुल, ये हमारे लिए भी एक नई बात थी। जब हमने इस टेररिस्ट गैंग को जो हमने अनअर्थ किया, उनको हमने पकड़ा, तो फिर उनसे हमने यही क्वेश्चन किया कि कम्युनिकेशन के लिए उनका क्या मोडस ऑपरेंडी है, वो किन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो कुछ जो ऐप्स हैं जिस तरह टेलीग्राम है, व्हाट्सएप, वो तो यूज़ करते ही हैं ये लोग, लेकिन उसके साथ साथ फिर उन्होंने ये इंकशाफ किया कि वो पबजी एक गेम है, उसको भी ये यूज़ करते थे। तो फर्दर जब उसमें हम इन्वेस्टिगेशन में हम आगे गए तो ये गेम जो है इसमें भी जब आप ऑनलाइन हो जाते हैं तो उसका ग्रीन हो जाता है, बाकी दोस्तों को भी नजर आता है कि फला दोस्त हमारा जो है अभी ऑनलाइन है। फिर उसमें एक फर्दर एक ग्रुप बन जाता है, उस ग्रुप के अंदर आप फिर एक दूसरे के साथ चैट कर सकते हैं। वो चैट जो है वो इनक्रिप्टेड होता है, वो बाकी साथियों को वो नजर नहीं आता या उसको वो नहीं सुन सकते। उसमें आप लिख भी सकते हैं और उसमें आप बात भी कर सकते हैं, और उसमें एक टारगेट आपको दिया जाता है जिसको आप फिर अचीव करते हैं। मतलब जिस तरह आप एक एनिमी के खिलाफ लड़ते हैं, और उसमें फिर मुख्तलिफ उनके लेवल्स हैं। कुछ का लेवल जो है वो हाई होता है, मतलब जो ही आप उसमें आगे बढ़ते रहते हैं तो आप मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर आप फिर जाते रहते हैं। तो ये था हमारे लिए एक नया कि उसमें कम्युनिकेशन के लिए, एक दूसरे के साथ बात करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए, इन दिस केस उनका जो टारगेट था दैट वाज पुलिस के। फॉर एग्जांपल जब वो गेम लड़ रहे हैं तो उनके जहन में ये था कि ये पुलिस के खिलाफ जो एक मिशन है उनका, उसको वो कंप्लीट करने चाहिए। अच्छा, ये उनकी एक दूसरे को निशानदेही करने का तरीका भी था, एक से चैट भी करते थे, और अगर पुलिस रिलेटेड कोई मिशन है तो इसका मतलब है कि पुलिस को टारगेट करना जो था वो उसके अंदर निशानदेही की जाती थी। बिल्कुल जी, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने का, और एक टाइम में जिस तरह एक ग्रुप कॉल होती है तो इसमें ही एक ग्रुप बनाकर फिर एक दूसरे से बात करने के लिए। क्या कुछ ऐसा भी था कि ये जो TTP के लोग बॉर्डर के उस पार बैठे हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनका भी इस नेटवर्क के साथ कोई आपस में रब्ता हो इसी ये जो पबजी या इस टाइप की एप्लीकेशंस के जरिए? उसमें जो हमें अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में आया है वो तो यहाँ के जो लोकल ही थे, मतलब इसी एरिया के स्वाद से ही ताल्लुक था, लेकिन जो उनके अक्रॉस बॉर्डर बैठे हुए हैं उनके साथ टेलीग्राम पे उनके साथ इनका राब्ता था, और वो भी मतलब इसी एरिया के रहने वाले हैं। लेकिन जो ये गेम के सिलसिले में जो सारे इकट्ठे होते थे या उनकी जो बातचीत होती थी वो लोकल जो इनका नेटवर्क था। डॉक्टर साहब एक चीज़ और बता दें, स्वात को बड़ी मेहनत के साथ इसका अमन दोबारा हासिल किया गया था। जब ये TTP ने दोबारा इसके अमन को ख़तरात लाक किए हैं, आप लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ, आपकी भी, फ़ौज की भी, क्या अब आप इस पोजीशन में हैं कि आप कॉन्फिडेंटली कह सकें कि यहाँ हमने ये दहशतगर्दों का दोबारा से सफाया कर दिया, या ये चैलेंज अभी मौजूद है? उसमें तो इस तरह है जी कि एक जो सारा पर्सपेक्टिव है उसको आपको देखना पड़ेगा।
स्वात की बहुत सारी फैमिलीज इन थाउजेंड्स वो अभी भी क्रॉस बॉर्डर हैं। वो यहाँ से माइग्रेट करके गए थे जब ये चल रहा था 2008-9 में। अंदाजन कितने लोग हैं जो बॉर्डर क्रॉस करके गए? उसमें तो फैमिलीज हैं, 2000 प्लस फैमिलीज हैं। 2000 प्लस की जी 2000 प्लस फैमिलीज ये गई थी, और उसके जो हैं फिर उनके अभी बच्चे हो गए हैं, उसमें 16-17 साल हो गए हैं, वो फैमिलीज बढ़ गई हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो पाक फौज के साथ, इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ रेगुलरली हमारा चलता रहता है इस सिलसिले में। और हमारी कोशिश यही है कि स्वात जो है, जिसके अमन के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी गई, जिसमें पाक फौज की कुर्बानियाँ हैं, पाकिस्तान पुलिस की कुर्बानियाँ हैं, बाकी इंटेलिजेंस एजेंसी की कुर्बानियाँ हैं, कि इसको जो यहाँ का अमन है उसको हम ख़राब ना करने दें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ाहिदुल्लाह, DPO स्वात हमारे साथ थे। और इस मामले के अंदर नेशनल कंसेंसस रहना चाहिए, कोई सियासत नहीं है। कोई दुश्मन आपके इलाके के आके पुलिस को, फ़ौज को, सिविलियंस को, किसी इदारे को निशाना बनाता है तो पूरी कौम को बेहक ज़ुबान उसके ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए। आइनी पैकेज के हवाले से हुकूमत की एक्टिविटी, सरगर्मियाँ भी जारी हैं और सियासी मुलाकातें, जोड़ तोड़ उसका सिलसिला भी जारी है। एक तरफ हुकूमत कोशिश कर रही है कि अपने इत्तेहादियों को और JUI से मौलाना फजल रहमान को किसी तरीके से राज़ी कर लिया जाए। उसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टीमें हैं वो मौलाना फजल रहमान को इंगेज करके उनको अपनी तरफ रखने की कोशिश कर रही हैं। मौलाना फजल रहमान के पास कौमी असम्बली में है तो 8 वोट, लेकिन उनके 8 वोट जो हैं इस वक्त बहुत अहमियत अख्तियार कर गए हैं, क्योंकि हुकूमत के पास अददी बरतरी है नहीं है, 2/3 अक्सरियत नहीं है, 211 के करीब उनके पास नंबर है। मौलाना साहब अगर उनके पलड़े में आ जाएँ तो 219 हो जाता है, और फिर 5 तहरीक इंसाफ के कहा जाता है वोट हुकूमत तोड़ेगी, जिससे मतलूबा तादाद हासिल की जा सकती है। लेकिन बाद सिखों के ऊपर ऐसा तनाज़ा सामने आया है कि JUI हो या कोई और जमात हो, उन्हें वोट करते वक्त अपनी पोजीशन अवाम के सामने क्लियर करनी पड़ेगी। ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक आइनी अदालत का जो तस्वर है और उस आइनी अदालत को देने का जो तरीक़ाकार बयान किया गया है, उसके बाद लगता यह है कि बार कौंसिल भी उसके ऊपर एहतजाज कर रही हैं, कई कानूनी और आइनी माहिरीन भी उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो JUI इतना अनपॉपुलर डिसीजन शायद आसानी से ले ना सके। उसको कायल करने के लिए या उसको राम करने के लिए इस पैकेज के अंदर कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स, कुछ ऐसी तरमीम करनी पड़ेंगी कि जो काबिल कबूल हों। और बहुत बेहतर तरीका ये होता है कि आप अक्रॉस दी पार्टी लाइन एक ऐसा राय आमा हमवार करने की कोशिश करें कि सब के लिए काबिल कबूल हो। आइनी तरमीम किसी एक फ़र्द वाहिद के लिए, मखसूस किसी इंडिविजुअल के लिए या मखसूस किसी पार्टी के लिए कभी की नहीं जाती, ये पसंदीदा अमल नहीं होता। तो सब जमातें जो काबिल कबूल हल इख्तियार करें, वो अगर तरमीम कर ली जाए तो एक नेशनल कंसेंसस इवॉल्व हो जाता है। अभी इसके हवाले से लॉ मिनिस्टर ने आज बयान दिया है आइनी तरमीम के हवाले से। पहले मैं वो आपको दिखाता हूँ, फिर प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। दिखाइएगा। ये बाय एंड लार्ज 4 चीज़ों पे असर मैं जल्दी से कर दूं क्विकली। जो मैंने फंडामेंटल राइट के हवाले से कहा वो तजवीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तजवीज़ है, 63A की तजवीज़ है, इसमें तजवीज़ है जुडिशल कमीशन की नई शक्ल की। इसमें सर एक और चीज़ है, आर्टिकल 200 में चेंज की गई है। पुराना ऑब्सोलीट हुआ पड़ा था कि प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस कंसर्न के कहने पे और जज साहब की कंसेंट के साथ उन्हें एक हाई कोर्ट से दूसरे में कर सकते हैं। सिविलियन ट्रायल्स वाली बात मैंने शुरू में अर्ज कर दी थी कि उस पर पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं था अभी, तो वो इस पैकेज का हिस्सा नहीं है। तारिर साहब ने जो चीज़ें बयान की हैं उसका आखिरी जुमला बड़ा मानी खेज़ है। उन्होंने कहा कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल वाला मैंने बता दिया पहले कि उसके ऊपर अभी कंसेंसस नहीं है। इब्तदाई मसौदे के अंदर आर्टिकल 8 को भी इसके अंदर और कुछ और आर्टिकल्स के अंदर अमेंडमेंट्स डाली गई थी, जिससे बाज़ केसेस के अंदर वो राह हमवार की जा रही थी कि वो मिलिट्री ट्रायल की तरफ ले जाया जा सके। लेकिन अब लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं कि उसके ऊपर पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं था। मौलाना फजल रहमान ने जो मुजव्ज़ा आइनी पैकेज जो मसवदा उनके पास था उसके ऊपर जो रद्दमल दिया वो बहुत धांसू किस्म का है। मौलाना साहब इसके ऊपर अगर खड़े रहेंगे तो ये बहुत ताकतवर पोजीशन है उनकी। दिखाएगा मौलाना ने क्या कहा। इस वक्त तो हमने उनका मसवदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मसवदा है ही नहीं, तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था। जो कुछ भी हमारे हवाले हुआ और हमने जो उसका मुताला किया है, उसके मुताला करने से हमें किसी तरीके से भी, किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी ख़यानत और नहीं हो सकती थी अगर हम इस पर साथ करें। इंशाअल्लाह ताला मिलकर चलेंगे। लेजिस्लेशन की हद तक हम बिल्कुल मिलकर चलेंगे, चाहे वो कौमी असम्बली है, चाहे वो सेनेट है।